नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, पीएम मोदी की कूटनीति ऐसी बन चुकी है कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व अब भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कोई पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा और पाकिस्तान में चिंता इस बात की है कि भारत अटैक करेगा और किस तरह से करेगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है। अब केवल सेना युद्ध नहीं जीतती, बल्कि भारत जैसा देश ऐसे पाकिस्तान को चारों तरफ से अलग थलग करके छोड़ देगा कि वहां के 24 करोड़ मुसलमानों को भूखे मरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति पैदा पाकिस्तान के साथ हो गई है। इसलिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान हारता दिखाई पड़ रहा है और साथ ही इकोनॉमिक बाइकॉट जो भारत से झेलना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे कई देश उसके साथ संबंध कमजोर ही नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसलिए छटपटाहट पाकिस्तान के अंदर है। शहबाज शरीफ ये सोच रहा है कि अगर ऐसी नौबत जैसे आ रही है, उसमें हमारी कुर्सी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं बचेगी और परेशान पाकिस्तान यूएन तक गुहार लगा रहा है। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई। इन्होंने जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का पक्ष रखवाया, उससे निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों की हत्या को लेकर निंदा प्रस्ताव भी हार्ड शब्दों में था कि इस तरह के कुकृत्य के लिए किसी भी देश को बख्शा नहीं जा सकता, किसी संगठन को बख्शा नहीं जा सकता। सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है और चीन ने थोड़ी कोशिश की कि इस निंदा प्रस्ताव को कमजोर करें, इसे टेरर अटैक करार दें और पाकिस्तान के लिए कुछ सुरक्षित माहौल तैयार करें, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाया और इसलिए पाकिस्तान में चिंता ज्यादा है। और ज्यादा चिंता केवल सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर नहीं है, इस बात के लिए है कि भारत ने तो लगभग सारे संबंध खत्म कर ही लिए। भारत ने तो समझौते भी तोड़ दिए, बॉर्डर भी सील कर लिया और उसके साथ पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत के अंदर हैं, उसे वापस भेजने के लिए फरमान भी जारी कर दिया। 30 तारीख तक सबको खाली करवाया जाएगा और पाकिस्तान से भारत में जो आकर रह रहा है, चाहे जिस तरह के वीजा पर रहे, वो मेडिकल वीजा पर ही क्यों न रहे, ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान ही जाएगा। उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के बदले इलाज कराने के लिए यूरोप के देशों में जाए, क्योंकि यूरोप के देशों से तो भारत में इलाज कराने के लिए आता है और यहाँ इलाज सस्ता है, साथ ही यहाँ सुविधाएं बेहतर है, तो वहां से यहाँ सामान्य लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान के लोग भारत भी इसी मकसद से आते हैं कि जो इलाज सिंगापुर में, जो इलाज यूएस में, जो इलाज यूरोपियन संघ में होगा, वैसे ही इलाज भारत में होगा और पैसे के माध्यम से देखा जाए तो उससे 25% में वो इलाज हो जाएगा। और वही पाकिस्तान के लोग जो यहाँ आसियान के वीजा पर आए थे, उन लोगों को भी वापस भेजा जा रहा है और पूरा पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि इन लोगों के इलाज का खर्च क्या सरकार दे पाएगी, जो कि भारत सरकार उसे बाहर भेज रही है। यही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर चर्चा इस बात के लिए है, मुसलमानों के बीच, मौलाना गैंग के बीच, कि यहां पर जो पाकिस्तान के साथ शादियां होती है, यहां के लड़के हो या लड़कियां हो, ये जो शादी करती है पाकिस्तान में यहां की लड़कियां, और उसके बाद उसी के आधार पर वीजा लेकर पाकिस्तान के कुछ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तो जाती है शादी करके, लेकिन वहां उसको नागरिकता नहीं मिलती, वो वापस फिर हिंदुस्तान में आ जाती है, बच्चा यहां होता है, परिवार यहां बनता है
और उसका शौहर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर महीनों महीनों रहता है। लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे ही लोग तो टेररिस्ट बन जाते हैं, टेररिस्ट के सपोर्टर बन जाते हैं, इनपुट लेकर जाते हैं, रेकी करके जाते हैं, उन जगहों की रेकी करते हैं जो कि यहां पर अटैक के टारगेट में हो। जैसे कि आदिल की बात हो रही है जो कश्मीर का है, और वो स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान गया था। 3 साल वो पाकिस्तान में पढ़ाई के नाम पर रहा, लेकिन अलकायदा से ट्रेनिंग लेता रहा। वो हिंदुस्तान वापस आया और 1.5 से 2 साल के बीच अभी हिंदुस्तान में रह रहा था, कश्मीर में रह रहा था, और वहां पर उसने क्या किया, रेकी की, पूरी व्यवस्था कर ली, पाकिस्तान में इनपुट देता था। इसलिए टोटल बैन भारत लगा रहा है। यहां एक एक पाकिस्तानियों को निकाल निकाल कर वापस भेजा जा रहा है। और साथ ही इसके अलावा जो कमर कसने की बात हो रही है कि जो पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इनडायरेक्ट ट्रेड भारत के साथ करता था, यानी रूट अलग, रूट सिंगापुर का हो सकता है, मलेशिया का हो सकता है, मॉरिशस का हो सकता है, या कुछ टैक्स हेवन कंट्री का हो सकता है, जहां पाकिस्तान के ये व्यापारी, बिजनेस हाउसेस, कारपोरेट हाउसेस, वो अपनी एक सेल कंपनी खोलती है और वहां भारत से ले जाकर सामान और फिर उस रूट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ले जाता है। तब भी उसे दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, उस रूट को भी तोड़ा जा रहा है। और इसलिए परेशानी आर्थिक बैन की पाकिस्तान को ज्यादा लग रही है। भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जैसे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, अब तो आगे और प्रतिबंध की बात है। अब न तो वर्ल्ड बैंक से लोन ले पाएगा, उसके लिए भी भारत सरकार उसके खिलाफ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं कि सरकार टेरर फंडिंग करती है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जो कि एक तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और दूसरे तरफ समाज सेवा के नाम पर वो एनजीओ खोले हुए हैं। इसके सारे लिंक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसलिए यूएन के 140 से ज्यादा देश अभी भारत के साथ खड़ा है। कुछ कंफ्यूज है और कुछ पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो भारत के जद से बाहर नहीं है। पूरा यूरोप पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए है कि अभी अरब के साथ जो संबंध उन लोगों के थे और पाकिस्तान को जो बीच में रखने की कोशिश की जाती थी कि एक ताकत है, सैन्य ताकत है पाकिस्तान, और अरब के साथ उसके संबंध में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने भी दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह इसे बाहर फेंक दिया है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सऊदी अरब को आगे बढ़ाया जा सकता है, अब यूएई को आगे बढ़ाया जा सकता है मीडिएट करने के लिए। जिस अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को प्लेट में परोस परोस कर पैसे दिए जाते थे, संसाधन दिए जाते थे, उस अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के अब अच्छे संबंध नहीं रहे। तालिबान खुद ये सोच रहा है कि हम कट्टर शासन लाएं, इस्लामिक शासन वहां रखें, लेकिन ये टेररिस्टों को ज्यादा सपोर्ट न करें, एक ही संगठन हो, वो है तालिबान, और वही सत्ता में रहे। और ये पाकिस्तान जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है, उसमें भारत का सहयोग ज्यादा बेहतर है। इसलिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीएम मोदी ने यह बता दिया कि परमानेंट मेंबर तो हम नहीं है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है उसमें चीन को छोड़कर कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता। चीन एक ऐसा देश है जो कि किसी भी परिस्थिति में भारत का विरोध करता है, लेकिन अभी उसको भारत की ताकत का पता है। और इसलिए चीन का विदेश मंत्री जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात किया तो उसने इनपुट क्या दिया, क्योंकि उस इनपुट के बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से गुहार लगाया जाने लगा कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन के साथ हैं, हम निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इस मामले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन ने भी इनपुट यही दिया कि अभी भारत की ताकत तुमसे कई गुना ज्यादा है, ये सैकड़ों गुना की बात कर सकते हैं। केवल आर्मी की बात नहीं कर रहे, नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि आर्थिक आधार पर भी बात कर रहे हैं। हमने 2 बार अटेम्प्ट किया, गालवान में देखो,
या फिर डोकलाम में देखो, कोई भी सफल नहीं हो सका। भारत ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आगे हमें नेगोशिएशन कर करके फिर से पहले वाली स्थिति बहाल करनी पड़ी। इसलिए सेना के टकराव की बात तो भूल जाओ, हम भी साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, जो अभी चीन के पैसे से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आदि से ज्यादा चल रही है, वो भी हाथ मोड़ने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने मिलकर ऐसे चीन को घेरा है जिसके कारण चीन अपने में ही उलझा हुआ है। आईफोन जैसी कंपनी जिसने कह दिया 2026 के बाद अमेरिका में एक भी आईफोन चीन के यहां प्रोडक्शन वाला नहीं बिकेगा, सारा प्रोडक्शन सेंटर भारत के अंदर होगा। यानी कि 6 मिलियन फोन जो हर साल बिकते हैं 60 लाख से ज्यादा अमेरिका में, वो सब भारत में बनकर जाएंगे। ये $200 बिलियन के इनका पूरा प्रोडक्शन अलग अलग देशों में जो है वो भारत में केंद्रित होगा, और यहीं से भारत के लिए भी फोन बनाए जाएंगे, अमेरिका के लिए भी बनाए जाएंगे और यूरोप के लिए भी बनाए जाएंगे। ये सस्ते मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के आधार पर जो चीन के साथ चल रहा था, इस ट्रेड वार में ट्रंप ने ऐसा मरोड़ा कि उस पर टैरिफ जो 125-30% लगाया है, चीन में छटपटाहट इस बात के लिए है कि अब प्रोडक्शन हब हम नहीं रह पाएंगे। दुनिया के लिए एक सामान्य स्थिति नहीं है। जापान अपनी कंपनी वहां से हटा रहा है, अमेरिकी कंपनियां वहां से प्रोडक्शन सेंटर बंद कर रही है। ऐसे में हम खुद ही जूझ रहे हैं, तो पाकिस्तान की कितनी मदद करेंगे? इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चीन ने भी साथ छोड़ दिया है, और यही वजह है कि ये शहबाज शरीफ थर्रा रहा है, डर रहा है इस बात से कि आगे कुछ दिनों के अंदर वहां कौन कौन सी चीजों की कमी पड़ जाएगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। ये चिंता पाकिस्तान की है, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप की है, वहां के सेना के लिए भी है। और भारत ऐसे समय में भी फ्रांस से डील कर रहा है, राफेल की डील हो रही है, 36 राफेल के लिए फिर से डील हुई। यूरोपीय संघ के देशों को नजर है यहां केवल आर्मी वाले सामानों के लिए नहीं, हथियार के लिए नहीं, बल्कि दूसरे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं उसके लिए भी। भारत इतना बड़ा मार्केट है कि कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता, और पाकिस्तान ऐसा मार्केट है जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। इसलिए परेशानियां पाकिस्तान की केवल आर्मी के फ्रंट पर नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से जैसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश पीएम मोदी ने की है। खुद वो धीरे धीरे अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। पहले 13 राष्ट्रों के प्रमुख से बातचीत की, उसके बाद 8 से 10 राष्ट्रों से उन्होंने खुद बात की। 40 से ज्यादा एम्बेसडर से बातचीत भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कर चुके हैं, और विदेश मंत्री तो अरब की जिम्मेदारी भी लेकर रखे हैं कि ये मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसे भी इससे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि यह आतंकवाद ऐसा भस्मासुर की तरह है, जिस देश ने सपोर्ट किया ये उसी को खाने के लिए बैठ जाता है। ऐसे में चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान छटपटा रहा है, ये स्ट्राइक पर स्ट्राइक चल रहा है, और पाकिस्तान ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि 1 महीने के अंदर ये जिहादी आपस में ही लड़ने लगेंगे। रोटी के लिए लड़ेंगे, टमाटर और पानी के लिए लड़ेंगे, खाने पीने के लिए लड़ेंगे। वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो भारत ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।